ऐसा ही होता है जब उम्मीदें आपको मार्केट से सबसे कम होती हैं, तभी संभावना रिटर्न की सबसे ज्यादा होती है। ट्रम्प साहब ने भी मार्केट को गिराने की पूरी मुहिम चला ली थी, बट वो असफल रहे। इक्विटी के अलावा कोई और एसेट क्लास आपको 10 सालों में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देना मुश्किल है। किसी के पास 10 करोड़ रुपया होता है, मेरा क्लाइंट, मैं कह रहा था 10 करोड़ 160 करोड़ हो सकता है 20 सालों में, उसको कहते हैं 15%। मौका अगर मैं कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बताऊं, लंबी अवधि का पैसा है तो आपको 70-80% इक्विटी में डाल सकते हैं। तो सेक्टर में ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन ABC मान के चले, बट 15 साल में तो अगर SIP के माध्यम से है तो आपको इक्विटी ही करनी है। बट हमारा दिल हमेशा म्यूचुअल फंड के मामले में ऊपर खरीदवाता है और नीचे बिकवाता है। पिछली बार जब गोल्ड ने 38% दी थी 2011 में, तो अगले साल की रिटर्न कितनी थी वो चेक करें। 2012 में कितनी थी? 10%। देखिए, इक्विटी से शादी कर लें भले, स्कीमों से शादी करना अनिवार्य नहीं। हेलो एंड वेलकम। दिवाली आ गई है, खुशियां लेकर आ गई है, लेकिन बेहतर रिटर्न अभी तक हमारी पोर्टफोलियो में नजर नहीं आ रहा है। तो कब तक आपको और अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद जागेगी इस बाजार से, आज हम यही समझने वाले हैं। और दिवाली स्पेशल इंटरव्यू में मेरे साथ है बेहद खास मेहमान फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। थैंक यू सो मच फिरोज, आपने दिवाली स्पेशल इस बातचीत के लिए वक्त निकाला। और आपसे बातचीत की थीम हमने यही रखी है, दिवाली उम्मीदों वाली। वजह यह भी है कि बीती दिवाली से अब तक बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड तक सभी में सारे मैथमेटिक्स जो है वो गड़बड़ा गए हैं। 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स ने रिटर्न देखा वो पिछले एक साल में एकदम फीका पड़ गया है, और केवल जो है अब इन्वेस्टर्स को चिंता सता रही है। एक महीने में 20 से 25% रिटर्न, 6 महीने में पैसा डबल, ऐसा रिटर्न देखने वाले इन्वेस्टर्स नर्वस है। तो इन नर्वस इन्वेस्टर्स को सबसे पहला मैसेज आपका क्या होगा? नर्वस इन्वेस्टर्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर आपकी उम्मीदें ठीक हैं, और उम्मीदें जैसे 6 महीने में 25%, एक साल में 50%, अगर आपकी उम्मीदें गोल्ड के पास परफॉर्मेंस पे आधारित हैं इक्विटी से, तो मायूसी निश्चित है। बट अगर लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं, निफ्टी आपको मीडियन रिटर्न देती है 11 की, मतलब आधा समय, आधे साल आपको 11 से ज्यादा मिलेंगे, आधे समय 11 से कम मिलेंगे। एवरेज 13-14 है, बट मीडियन 11 है। तो 11 से ज्यादा ये संवत में मिलने की संभावना मेरे हिसाब से 90%। देखिए, जैसे 2081 का जो संवत था, उसमें रिटर्न नहीं आई, जैसा आपने प्रियंका जी कहा, सही फरमाया कि कुछ मिली नहीं, रिटर्न नहीं मिली, उल्टी नेगेटिव रिटर्न भी मिली है। म्यूचुअल फंडों ने थोड़ा सा पैसा गवाया होगा या थोड़ा सा बनाया होगा, बट उसके प्रीवियस संवत 2080 में ऑलमोस्ट 28-30% की रिटर्न आ गई। ऐसा ही होता है जब उम्मीदें आपको मार्केट से सबसे कम होती हैं, तभी संभावना रिटर्न की सबसे ज्यादा होती है। 2081 के शुरुआत की संवत के शुरुआत में सबकी उम्मीदें बहुत थी, बट संभावना कम थी। इस बार उम्मीदें टूट सी गई हैं, यार ये मार्केट तो कभी नहीं उठेगी, तभी संभावना ज्यादा। तो 11-12% की निफ्टी की रिटर्न अगर से आ जाती है, तो 15-14-15% स्मॉल कैप फंड्स या कोई भी म्यूचुअल फंड देने की उम्मीद है। तो ये अगर उम्मीद है तो आप बेफिक्र रहें। ट्रम्प साहब ने भी मार्केट को गिराने की पूरी मुहिम चला ली थी, बट वो असफल रहे। अगर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी इक्विटी मार्केट इंडिया की गिरा नहीं पाया, 25% टैरिफ डाल दी, फिर 50 डाल दी, फिर 100 बोल दिया, जो मर्जी बोलने के बाद भी मार्केट क्यों नहीं गिरी? क्योंकि फॉरेनर ऑलरेडी बेच चुका है और डोमेस्टिक वाला बेच नहीं सकता उसके। तो आप खुद ही इंडिया के जो नागरिक हैं वो 30,000 करोड़ की SIP कर दे रहे हैं, तो बेचारा बेच के जाएगा कहां फंड मैनेजर? तो सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मार्केट गिरने की संभावना कम है। 11-12% की निफ्टी की रिटर्न की उम्मीद है संपत्ति। लेकिन अपने उम्मीद के घोड़ों को हमें बहुत ज्यादा तेज नहीं भगाना है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये मैसेज मुझे आपसे समझ में आ रहा है। फिरोज, ये बताइए, महंगाई से बीट करने वाला रिटर्न अगर चाहिए इन्वेस्टर को, तो कहां निवेश करे? क्या आप अभी भी यू विल स्टिक योर नेक आउट एंड से इक्विटी इज द प्लेस? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो भाई इक्विटी को मात दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, गोल्ड और सिल्वर इक्विटी को मात दे रहे हैं। लास्ट 1 ईयर 55% की रिटर्न आ गई, 57-58 इस कैलेंडर ईयर में आ गई है गोल्ड की, और सिल्वर ने भी 4 चांद लगा दिए हैं पोर्टफोलियो में, अगर है तो। बट अगर आप देखें, कोई भी पोर्टफोलियो में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं,
ट्रेडिंग के लिए शामिल करने के लिए दूसरी बात है। पोर्टफोलियो में इक्विटी से कंपेयर करने के लिए उसको एक टेस्ट तो पास करना पड़ेगा, राइट? एक टेस्ट क्या पास करना पड़ेगा कि रोलिंग रिटर्न जिसको कहते हैं हम, कि भाई अगर हर दिन कोई गोल्ड खरीदता और 5 साल बाद बेच देता तो क्या एवरेज रिटर्न आती है, उसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। तो गोल्ड की आज भी 2010 से रोलिंग रिटर्न जो है, हर दिन गोल्ड खरीदो 5 साल बाद बेच दो, अगले दिन गोल्ड खरीदो 5 साल बाद बेच दो, तो एवरेज रिटर्न आती है 8.32% इज द 5 ईयर रोलिंग रेट। यही का यही आंकड़ा निफ्टी में अगर आप करते 2010 से रोज खरीदते 5 साल बाद बेच देते तो आपको एवरेज रिटर्न आती 12.38। अब 12.38 इज ग्रेटर देन 8.32, एक कोई भी कह देगा। दूसरा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए डबल डिजिट रिटर्न तो चाहिए, गोल्ड में फिर भी डबल डिजिट के इर्द गिर्द आ गया। सो पॉइंट आई एम सेइंग इज इक्विटी के अलावा कोई और एसेट क्लास आपको 10 सालों में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देना मुश्किल है। गोल्ड फिर भी करीब आ जाएगा, डेट तो पॉइजन है आपके पोर्टफोलियो के लिए लंबी अवधि के पैसों में। शॉर्ट टर्म पैसा डेट से अच्छा माध्यम कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म पैसा उससे बुरा कोई माध्यम। अगर कोई अपने आप के पैसे एफडी में रख के अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, इससे बड़ी गलतफहमी नहीं है लंबी अवधि के पैसे के। ठीक है, सो रोलिंग रिटर्न यानी ओवर द इयर्स आपको जो रिटर्न मिलेगा और वो आपको इक्विटी देने में कामयाब साबित होंगे। अब ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि आप 2082 संवत जो हमारा होगा, अब ये नया साल है, उसमें आप 11 to 12% से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं रखें, थोड़ा म्यूटेड रखें अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को। तो ये बाजार में वो बाहर कब लौटेगी, या वो दिन चले गए, वो दिन वापस नहीं आने वाले हैं जो हमने रिटर्न शानदार देखा 4 साल में? अभी उम्मीद बाकी है, इंतजार लंबा रहेगा लगता है। तो प्रियंका जी देखिए, अगर आप देख रहे हैं 5 साल का भी अप्रैल 2000 से भी देख लें, अप्रैल 2020 जब कोविड खत्म मतलब शुरू ही हुआ था, जब मार्केट इतनी टूट गई थी, वहां से भी निफ्टी की 18% की रिटर्न है कंपाउंडेड, लंबी अवधि में एवरेज आउट हो जाता है। 2021 अक्टूबर से लेकर 2023 अक्टूबर निफ्टी ने 0 रिटर्न दी। अब क्या होता है कि 1 2 4 10 स्टॉक चल जाते हैं या ब्रॉडर मार्केट में रैली हो जाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि निफ्टी ने बहुत रिटर्न दी होगी। सो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि ब्रॉडर मार्केट में फिर भी इक्विटी में थोड़े स्टॉक्स होंगे जो अच्छा करेंगे, म्यूचुअल फंड 3-4% ज्यादा करेगा, 15% की उम्मीद के अलावा मेरे हिसाब से अब इंडिया एक बहुत बड़ा देश हो गया, बहुत बड़े अर्थव्यवस्था हो गई, 5 टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया, वो बेस इफेक्ट नहीं रहा कि भाई एक छोटी सी अजरबैजान जैसी कंट्री की कैपिटल मार्केट चल जाए, मैं मानता हूं क्योंकि बेस छोटा है, राइट? बट आई थिंक अब अगर 15% भी कंपाउंड कर लो 20 साल तक, पैसा 16 गुना हो जाता है। किसी के पास 10 करोड़ रुपया होता है, मेरा क्लाइंट, मैं कह रहा था 10 करोड़ 160 करोड़ हो सकता है 20 सालों में, उसको कहते हैं 15%। कहने को बड़ा सरल लगता है, बहुत छोटा लगता है, बट कंपाउंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम 10 करोड़ बिकम्स 160 करोड़ इन 20 years। तो अभी आप क्या कहेंगे, पैसा लगाने का मौका कहाँ है, आप देख रहे हैं कहाँ लगाएं पैसा? क्योंकि भाई अब हमें इन्फ्लेशन बीट करना है, हमें अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करना है, पैसा वेल्थ क्रिएशन करना है, तो कहाँ लगाएं पैसा, मौका कहाँ देख रहे हैं आप? मौका अगर मैं कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बताऊं, लंबी अवधि का पैसा है तो आपको 70-80% इक्विटी में डाल सकते हो। ओके। और आज के समय में एक मुश्त भी डाल सकते हो, क्योंकि 1 साल की टाइम करेक्शन हो गई, प्राइस करेक्शन भी हो गई 4-5% की, तो आप वो स्टैगरिंग की जो पुरानी कहानी है सबकी, वो आपका रिस्क नहीं, कहने वाले का रिस्क मिटिगेट करता है। अब 1 साल अब एडवाइजर को पता नहीं होता तो बोलता है यार स्टैगर कर दो क्लाइंट को। अब 1 साल की टाइम करेक्शन हो गई, प्राइस करेक्शन 5-6% हो गई, अर्निंग्स 12% से बढ़ गई लास्ट संवत में, तो अब डाल दो, भले 5-7% 10% गिरे तो फिक्र क्या है। सो दैट्स वन। तो इक्विटी हैज टू बी 70% ऑफ योर लॉन्ग टर्म मनी इज माय बिलीफ, राइट रॉन्ग। सेकंड, लार्ज मिड और स्मॉल में एक इक्विलिब्रियम सा है लास्ट 3 महीने से, वो इक्विलिब्रियम इस संवत के लिए बरकरार है। इसका ये मायने है कि आपको 50 से 60% लार्ज में डालना है, बाकी 25-25 या 20-20 डालना है स्मॉल एंड मिड कैप में, और वो हो गया 60-40 पोर्टफोलियो। तीसरा, आपको कौन सी कैटेगरी में पैसे बनेंगे अगर म्यूचुअल फंड की बारी आती है, या फिर कौन से सेक्टर्स अगर स्टॉक खरीदते हैं, तो सेक्टर में ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ABC मान के चले। ऑटो की एक रिवाइवल की प्रोबेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन आ सकता है फ्रॉम दीज लेवल्स। बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर है और उसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, और कंजम्पशन की जो थीम है
वो बहुत मशहूर होने वाली है। इंडिया में बहुत सारी चीजें 4-5 सालों से गवर्नमेंट ने की हैं, वो कंजम्पशन की हुई स्ट्रक्चरल बुल रन होगी और पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। तो ये 3 फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट और अ थीम स्टैंड पॉइंट फॉर डायरेक्ट इक्विटी। ओके, सो ABC, ऑटो, बैंकिंग, कंजम्पशन इज समथिंग जो आपको लग रहा है ये आने वाले समय में डलेंगे, और पैसा अभी डालो, बैठकर सोचो नहीं। तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? निफ्टी और सेंसेक्स का कोई टारगेट जो आप हमें दे सकते हैं? अब प्रियंका जी, मैं टारगेट तो दे सकता हूँ, बट उसमें एक हमेशा ये बार बार सेलेक्टिव लिसनिंग ना हो इन व्यूअर की, तो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट आपको 5-7-10% उसका वर्ताव है। हर साल उसने 14% की गिरावट दिखाई है पीक से ट्रफ पे, ये मान के चले। अब साल भर बाद अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो निफ्टी आज अगर 25,700 25,400 पे है, 350 पे टू बी प्रिसाइज, आज या कल इस वीक्स में, तो आपको देखना है कि भाई 12-13% की रिटर्न कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट। 2,500 पॉइंट जोड़ लें तो आप ऑलमोस्ट 28,000 तक पहुंच सकते हैं इस संवत में, इस संवत के अंदर। बट आपको क्या वो 5-7-10% की फॉल दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा सकती है। वापस 28,000 इज अ वेरी रीजनेबल टारगेट टू हैव ओवर द नेक्स्ट 1 year। वेरी कॉशियस अप्रोच। हाँ फिरोज, आप बहुत कॉशियस होकर के अपना अपनी अब दिवाली पे मुझे दुआ चाहिए, बददुआ नहीं चाहिए लोगों की, फिर बोले यार इसके भरोसे मैंने पैसे डाल दिए गिर गई। गिरती भी तो है, उसकी वर्ताव ही ऐसा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कोई मुझे कोसे ना, क्योंकि डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। ओके, अब ये बताइए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के मार्केट को भी इतने अच्छे से समझते हैं, और मुझे याद है हमने आपसे पहले म्यूचुअल फंड में किस तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन करें इस पर इतनी सारी बातचीत की है। तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अभी अपने पोर्टफोलियो में क्या देखना चाहिए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं फिरोज और कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ फंड अभी कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, यहां से निकल जाऊं, अब ये खरीद लूं, अब वो खरीद लूं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हर महीने सिप इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 10,000 की सिप कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, देयर आर पीपल जो 50,000 की सिप कर रहे हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि दिवाली को आप जोड़ते हैं ना कि घर की सफाई करें, पोर्टफोलियो में आप क्या कटाई चटाई सफाई करवाएंगे? ये सफाई तो करें, बिल्कुल करनी चाहिए। 4-5 चीजें चेक करनी चाहिए। उसके पहले मेरी एक विनती है हर व्यूअर से कि 2082 में एक प्रण लें कि आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू उतना है उतनी बार ही देखेंगे जितनी आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू दें। अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐप पे खोल खोल के नहीं देखते तो प्रॉपर्टी, लैंड खरीद लेते, मेरे पापा कहते हैं लैंड खरीद ले, तू जब बड़ा हो जाएगा, तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बहुत पैसे कमा। बट वही अगर इक्विटी मार्केट पे मेरे डैड ट्रैक करके मुझे फोन करते हैं मार्केट गिरी तो ठीक तो है। मैंने कहा लैंड के लिए अलग नियम और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग नियम। सो एक प्रण ले लें कि आपको हमेशा मार्केट में वैल्यूज इतनी चेक नहीं करनी, बट फिर भी हर संवत एक रिव्यू जरूर करना है, स्ट्रॉन्ग वन। उसमें आपको एसेट एलोकेशन रिव्यू करना है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं देखने हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है देखनी है, प्रोडक्ट में स्कीम्स में बदलाव कौन से करना है। देखिए, इक्विटी से शादी कर लें भले, स्कीमों से शादी करना अनिवार्य नहीं। सो दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू चेक एवरी समवत विदाउट। तो अब अगर कई बार फिरोज के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं लोग जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का शो करते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 साल पहले इन्वेस्ट किया या 1 साल, जिन लोगों ने पीक टाइम में इन्वेस्ट किया वो अभी नेगेटिव रिटर्न देख रहे हैं या फिर कम रिटर्न देख रहे हैं, तो कह रहे हैं अब निकल जाएं क्या इस स्कीम से? सो आपने जैसे कहा कि मैरी इक्विटी नॉट द स्कीम, और पर क्या इतनी जल्दी स्कीम को डिवोर्स दे देना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये भी तो बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कि, आई थिंक आपके जैसे एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं थोड़ा समय देना चाहिए उसको, लेकिन आप कहेंगे नहीं समय मत दो, नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस नहीं अच्छा, रिटर्न है, निकल जाओ। व्हाट इज योर व्यू? उल्टा मैं तो पहले ऐसे सोचता था, अब मैं उल्टा सोचता हूं, क्योंकि आंकड़ा कहता है कि अगर कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर रही, उसको निकालने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, और जो परफॉर्म कर चुकी है उसको निकालने से कम सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सालों की स्टडी के बाद ये समझ में आया। अब जैसे मैं 2024 का फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में 2 स्कीमें थी, बहुत घटिया करी उस फाइनेंशियल ईयर में। सब क्लाइंट से मिलूं तो डर डर के मिलूं, क्योंकि वो बोले यार कोटक इमर्जिंग क्यों खरीदवा दिया, इन्वेस्ट को स्मॉल कैप क्यों खरीदवा दिया। बट मैं डटा रहा कि सर पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ना तो खरीदना है ना तो बेचना है। और FY25 में यही 2 स्कीमें बेस्ट हो गई। क्वांट लार्ज कैप बेस्ट थी, वो वर्स्ट हो गई लास्ट ईयर। तो क्या होता है कि फंड सिक्लिकल होते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बेचना बहुत सोच समझ लीजिए।
क्योंकि जब उम्मीदें कम होती हैं तब उसकी बाउंस बैक की संभावना ज्यादा। सो पॉइंट कम, फिर ये नहीं देखना चाहिए तो फिर क्या देखना चाहिए? देखिए, अगर आपके फंड में बदलाव हो रहा हो फंड मैनेजर का तो वो देखें। अगर छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की स्कीम्स हैं और उसमें फंड मैनेजर चेंज हो रहे हैं, बहुत छोटी है, तो टॉप 5 में कंसोलिडेट करें। तीसरा, कितनी अवधि तक आपको नहीं देखना है, 3 साल का समय देना चाहिए हर स्कीम को। स्पेशली बैड परफॉर्मिंग स्कीम्स को तो और समय देना चाहिए, क्योंकि उसमें रिवाइवल की संभावना ज्यादा होती है। राइट, किताब में हमेशा ये कहा गया है कि नीचे खरीदो और ऊपर बेचो, बट हमारा दिल हमेशा म्यूचुअल फंड के मामले में ऊपर खरीदवाता है और नीचे बिकवाता है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा देखिए रिटर्न थोड़ा सा जो है उसको आप एक्सपेक्टेशंस को म्यूट डाउन कीजिए, तो क्या करोड़पति बनने के लिए अगर आज से मैं 15 इयर्स का एक टाइम फ्रेम लूँ और मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या अभी भी आप कहेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ही वो रास्ता है जो आपको करोड़पति बनाएगा, या फिर आप कुछ एसेट मिक्स में आप कुछ और भी ऐड करेंगे? प्रियंका जी, देखिए, इक्विटी ही बनाएगा ये बहुत गलत हो जाएगा मुझे कहने के लिए। इक्विटी की संभावना सबसे ज्यादा है आपको ओके। करोड़पति बनाने की, बट आपको भी अपने अपने आप को काबू में रखना होगा। राइट, वो तो बेचारा एसेट क्लास तो कर देता है। जैसे लास्ट 20 साल में 21 साल में अगर किसी ने 20,000 रुपए हर साल डाले होते 4-5 स्कीमों में, 20 सालों में बहुत ऊपर नीचे सब हो गया, कोविड हो गई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, टेपरिंग हो गई, अच्छा वक्त भी आया, बुरा वक्त भी आया, और मैंने मीडियोकर सी स्कीम ली, फिर भी उसमें 14% की रिटर्न आ गई। क्या अगला 20 साल इंडिया के लिए बेहतर होगा पिछले 20 साल के साथ मुकाबले? मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, बिकॉज ग्रोथ इंडिया में ही है, बाकी कहीं ग्रोथ नहीं है। सो कमिंग बैक, करोड़पति बनने का ये सबसे सरल तरीका और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी तरीका हो सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर 15 साल में आपको करोड़पति बनना है तो हर साल वैलिडेट नहीं करना है क्या ये मुझे चला है, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप 3 साल में देखेंगे और निकल जाएंगे, बोले ये नहीं बना सकता, मैं बिटकॉइन में चला जाऊं। राइट, सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज डोंट एक्सपेक्ट रीवैलिडेशन एवरी सिंगल ईयर। 15 ईयर्स बाद देखोगे तो बन चुके होगे करोड़पति, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड करोड़पति। देखो, 15 साल बाद के करोड़ आज के 30 लाख रुपए होते हैं। आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करोड़पति बनना है तो 3 करोड़पति बनना है। घर में सब लोग सदस्य 1-1 करोड़ रुपए बैठे होंगे तो 3 परिवार का सदस्य आज का करोड़पति इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनेगा। अब ये बताइए एसेट क्लास का फिर क्या मिक्स होगा? इक्विटी के साथ साथ आप क्या ऐड करेंगे करोड़पति बनने वाले के लिए? मेरे हिसाब से एसआईपी के माध्यम से कर रहे हो तो सिर्फ इक्विटी करो। ओके। और फंड मैनेजर को भी सेबी ने थोड़ा लीवे दे दिया, तुझे गोल्ड करना है थोड़ा सा गोल्ड कर ले। राइट, इक्विटी फंड्स में तो रीट करना है रीट कर लो, वो फंड मैनेजर कर लेगा। सो आई पर्सनली थिंक दैट इफ यू बॉट एन इक्विटी फंड देयर विल बी सम लिबर्टी व्हिच इज द फंड मैनेजर्स प्रोगेटिव, बट 15 साल में तो अगर एसआईपी के माध्यम से है तो आपको इक्विटी ही करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू डिस्कस रियल एस्टेट विथ यू। मतलब ये हमारे देश का फेवरेट एसेट है। अपने फादर का भी आप जब जिक्र कर रहे थे तो वो भी आपको लैंड खरीदने के लिए भी बोल रहे थे। आपको लगता है इसमें पैसा लगाया जा सकता है? और कमर्शियल रियल एस्टेट या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्यू क्या है रियल एस्टेट में? इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आप सलाह देते हैं या नहीं? मेरे हिसाब से देखिए, वक्त के साथ बदलना चाहिए सब, ये ज्ञान तो बांटते हैं। राइट, बट वो 30 साल पहले 40 साल पहले के कोई भी सदस्य से आप पूछेंगे, मेरे डैड होंगे, मेरे दादा होंगे, परदादा होंगे, उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा बनाया। आप मुझे कोई 35 ईयर ओल्ड दिखा दीजिए उसने कहा हो कि यार मैंने रियल एस्टेट में पैसा बनाया, अनलेस ही इज अ बिल्डर हिमसेल्फ। तो वो दौर गया, बट वो इंसान है और आपको गाइड कर रहे हैं और वो हमेशा रहे। बट ये आज के समय में आप, मैं जिस प्रॉपर्टी में बैठा हूं वो 65,000 रुपए स्क्वायर फीट पे है। 65,000 रुपए स्क्वायर फीट में, वो भी महालक्ष्मी में हूं 65,000 है, कोई लाख भी कोट कर रहा है, वर्ली में 2 लाख भी कोट कर। 15% की रिटर्न इस प्रॉपर्टी पे अगर कमानी है तो 30 लाख का मतलब 2-2.5 लाख का करीबन आपको वैल्यू चाहिए होगा पर स्क्वायर फीट 10 साल बाद। तब ये प्रॉपर्टी 2036 में 35 साल पुरानी, 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी हुई होगी। कोई 2.5 लाख रुपए फुट देके ये प्रॉपर्टी 30 साल पुरानी वाली नहीं खरीदेगा, नए बिल्डर से खरीदेगा।
तो 15% की कंपाउंडेड रिटर्न तो रूल्ड आउट है इन अपार्टमेंट्स। अगर आपने कोई छोटे से शहर में लैंड खरीदी, वहां बन जाएगा, बट वहां कोई एनक्रोच भी कर जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते जाइए। मेरे एक एनआरआई क्लाइंट है, यूएस से इंडिया आए हैं, बोलते 500 करोड़ की मेरी जमीन पे दिल्ली में किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी की पहुंच हो तो बता मिनिस्ट्री में। ये कॉन्वर्सेशन होती है। तो लैंड के अपने ड्रॉबैक्स हैं, बट 15% कंपाउंडेड मींस 4 टाइम्स इन 10 years। ये चेक कर लें, क्या आपकी प्रॉपर्टी 4 गुना हो सकती है? 20 करोड़ के घर में बैठे हैं तो 80 करोड़ होगा, ये एक प्रश्न पूछना है। 2 करोड़ के घर में बैठे हो तो क्या वो 8 करोड़ होगा? अगर इसका आंसर आपको ज्यादा पता है, क्योंकि पूरा देश रियल एस्टेट, वो प्रश्न पूछ के देखें, 4 गुना होने की संभावना हो तो रखें। ये लिटमस टेस्ट। ओके, सो ये सवाल बेहद जरूरी है। तो अब ये सवाल कि वो 3 बड़ी गलतियां जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट में लोग कर रहे हैं, सो दैट वो बेटर प्रिपेयर्ड रहे फॉर द नेक्स्ट ईयर, और दिवाली जैसे जगमग होती है वैसे उनका पोर्टफोलियो भी जगमग हो, रिटर्न भी जगमग हो। यस प्रियंका जी, एक इसको मैं गलती नहीं कहूंगा, इसको एक सुझाव कहूंगा कि पहले हम जैसे लोग जो एडवाइस देते थे, उसका कोई बैकग्राउंड चेक करने का आपके पास बड़ा कम सा जरिया था। आज के एआई के जमाने में आपको कोई भी कुछ आंकड़े देना, फटाफट चैट जीपीटी या जो भी एआई आपको यूज करना है उसमें करके आप चेक करें डेटा को। आपके पास एक पर्सनल डेटा असिस्टेंट मिल गया। अब देखो, मैं कोई मुझसे पूछ रहा था, भाई गोल्ड इतनी अच्छी कर रही है, मेरे क्लाइंट साहब आए थे, बोलते गोल्ड तूने रेकमेंड क्यों नहीं किया? मैंने कहा साहब आपका पोर्टफोलियो 16% की रिटर्न है, चैट जीपीटी में मैंने गोल्ड की रिटर्न मांगी अप्रैल 2020 से, तो उसने दे दी। और उसको मैंने कहा कि तुलना कर दे निफ्टी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, उस 4-5 क्वेश्चन में पूरे एनालिसिस निकल के आ गई। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वन सजेशन, यूज फॉर योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टू वेट एनी एडवाइस व्हिच इज कमिंग टू यू, प्लीज यूज एआई। That's a free, almost free साधन for you. That's one suggestion for this sum. Second, गलती ये है कि आपको पिछला परफॉर्मेंस, जैसे आपको गोल्ड बड़ा मन कर रहा हो, गोल्ड खरीद लूं, सिल्वर खरीद लूं, आप खरीदें बेशक, बट ये जरूर चेक कर लें पिछली बार जब गोल्ड ने 38% दी थी 2011 में, तो अगले साल की रिटर्न कितनी थी वो चेक करें। 2012 में कितनी थी? 10% की थी। तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे खरीद रहे हो तो, बट उम्मीदें उतनी ना रखो, और रीसेंसी बायस को थोड़ा, रीसेंसी उसको कहते हैं रीसेंसी बायस। आप लास्ट जो भी 6 महीने में हुआ उसी को आप एक्सट्रापोलेट कर देते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, तो वो एक दूसरी गलती है। तीसरा, जैसे हमने ऑलरेडी शो में कह दिया, उसको रीइटरेट कर रहा हूं प्रियंका जी, कि आप इक्विटी से शादी करें, बट हर स्कीम को इवेल्युएट करें और उसको इस पे रखें, इस कदार पे रखें कि भाई ये तू अगर मुझे 3 साल में डिलीवर नहीं करता है तो दूसरी 4-6 चीजें चेक करके मैं उसको हटा दूं। ओके, और अब अगली दिवाली तक के आपके 5 इन्वेस्टमेंट के पिक्स क्या होंगे? आप कहाँ कहेंगे कि यहाँ निवेश कीजिए? आई एम नॉट श्योर कि आप शेयर में पिक्स देते हैं कि नहीं। सेक्टर्स आपने 3 ABC तो बताया है, तो यू विल स्टिक टू दैट, या आप मुझे कुछ 5 पिक्स दे सकते हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। देखिए, शेयर में मैं नहीं दे सकता ऑन एन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल। ये जो ABC एक थीम्स हैं, एक और थीम मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म, एक संवत बहुत छोटा होता है फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट, बट कैपिटल मार्केट की जो थीम है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, आज निफ्टी में एक भी कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या AMC या कोई भी स्टॉक नहीं। क्या इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन करेगा? अगर इस प्रश्न का आंसर है यस, तो क्या निफ्टी में 1-2 कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स होंगे? फार्मा का है, ऑटो का है, IT का है, बैंकिंग का है, तो निफ्टी कैपिटल मार्केट के 15 स्टॉक है, एक इंडेक्स है, उसमें से एक भी स्टॉक निफ्टी में नहीं होगा, ऐसा नहीं होना अगर इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से कैपिटल मार्केट थीम एक अच्छी थीम होगी, या फिर उसमें से अगर आप कोई स्टॉक्स आपको लगता है कि निफ्टी में जा सकते हैं अगले 10 साल में, तो उसको पिक करके आप छोड़ दें और उस बिजनेस को अनफोल्ड होने दें, ना कि उसके शेयर प्राइस को अनफोल्ड। सो ABC से ही हम स्टिक कर रहे हैं, ABC स्क्वायर हो गया है अब ये। सो वेरी क्लियरली ABC स्क्वायर इज द थीम जो फिरोज कह रहे हैं आपको कि ये अगले समय में। पर कोई चिंता है क्या? ट्रम्प, आपने सबसे पहले जवाब में ही कह दिया, ट्रम्प ने सारी कोशिश कर ली पर हम डगमगाए नहीं। FIIs को लेकर जो चिंता है उसको लेकर के, इज दैट वरिंग यू, या कोई चिंता आपको, कोई ऐसी बात है जो चिंतित कर रही है?
चिंतित एक चीज कर रही है जरूर। यूएस जो है वो बहुत हाईली लेवरेज्ड हो गया, इतना हाईली लेवरेज है उसकी इक्विटी मार्केट। उधर ईटीएफ भी 2x 3x के आते हैं। इसका मतलब आप पैसे डालो ईटीएफ में, अगर इंडेक्स 10% जाएगा तो आप 20% बनाएंगे, और 10% गिरेगा तो आपका 20 का नुकसान होगा। उसको कहते हैं 2x। तो उधर की जो लेवरेजेस हैं वो बहुत हैवी लेवरेजेस हैं। क्या ये लेवरेज, और उनकी बैलेंस शीट भी लेवरेज है, उनके इंडिसेस भी लेवरेज हैं, उनके टॉप 7 स्टॉक्स में 50% वेट है S&P 500 में। तो उधर के फंड मैनेजर से मैं मिला, एक महीने पहले गया था, तो 8-9 बड़े इंडिया फोकस फंड मैनेजर जो यूएस बैठते हैं उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं कि S&P 500 के अलावा पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ ये 7 स्टॉक में डाल रहे हैं ताकि वो S&P 500 को भी बीट कर पाए। ऐसी कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं, अगर वो जब अनवाइंड होती हैं तो काफी कोलैटरल डैमेज कर सकती हैं। इंडिया विल स्टिल हैव अ लार्जर कोलैटरल डैमेज। अगले 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, या 10 साल में नहीं होगा, क्योंकि यूएस इज अ मास्टर ऑफ डिफरिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो चलिए आज की बातचीत को मैं पॉजिटिव नोट पे, आपकी चिंता के साथ नहीं, आपकी खुशी के साथ एंड करना चाहूंगी। सो दिवाली मैसेज आप क्या देना चाहेंगे देश के इन्वेस्टर्स को जिनके लिए ये साल फीका रहा है? आगे आएगी, मतलब वो फीके से हम अब बनेंगे शानदार, दिवाली जैसे जगमगाएंगे, कब तक फिरोज? मेरे हिसाब से इक्विटी में बहुत बहुत जगमग है, बहुत ग्लिटर है। सोने से ज्यादा सोने का ग्लिटर इक्विटी में है। ओके। आप अपने पोर्टफोलियो को देखें, इंडिया में सिर्फ 6.7% की इक्विटी है। ये सबसे बड़ी गलती है इंडिया की। इंडिया के पूरे जो 1,100 लाख करोड़, बोलने में भी बड़ा कठिन है, 1,100 लाख करोड़ में से सिर्फ 6.7% इक्विटी। ये क्या सही आंकड़ा है एसेट एलोकेशन का? आपको लगता है तो बढ़िया, वरना एटलीस्ट इंडिया का चेंज करने में वेट मत कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए। अपनी परिवार का एटलीस्ट 30-40-50% इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी में रखिए। ओके, सो इक्विटी जो है वो ही किंग साबित होगा। बस अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा उसकी लगाम संभाले रखिए और अगला साल बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फिरोज, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू। ओके, सो इसी के साथ दिवाली की ये खास बातचीत आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और बस यही संदेश है कि हाँ, 2025 ज़रूर फीका रहा है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अगले साल की, संवत 2082 की, तो उम्मीदें जो हैं चरम पर हैं, और ऐसा ही हो कि आपकी झोली जो है अच्छे खासे तगड़े रिटर्न से भर जाए। दिवाली की ढेर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।